हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात करेंगे क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसकी नीड की। क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिन चैलेंजेस या रिस्क का सामना करना पड़ता है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज और जो से बेनिफिट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हासिल होते हैं क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट के सक्सेसफुल प्रोग्राम से, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट होता क्या है। ये ऐसी मैनेजमेंट है जिसमें डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है और मैनेज किया जाता है। अब जो से डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले जो से लोग हैं, ये या तो इंडिविजुअल्स की फॉर्म में होते हैं या ये ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, और इनकी इंटरेक्शन को आपस में जो से इनका इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी किया जाता है, देन उसको मैनेज किया जाता है। This involves understanding cultural values, customs, beliefs and communication styles of those people जो से इंडिविजुअल्स या ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, उनका डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड होता है। इस्टेब्लिश किया जाता है अंडरस्टैंड करने के बाद, टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट, बिल्ड ब्रिजेस एंड ऑप्टिमाइज कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वर्कफोर्स डाइवर्स होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के अंदर मोर देन वन कंट्री से बिलोंग करने वाले लोग काम कर रहे हैं, तो लाजमी बात है उनका कल्चरल बैकग्राउंड, उनके बिलीव्स, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कस्टम उनके डिफरेंट होंगी। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, इनको मैनेज करना फॉर द गुड सेक ऑफ द कंपनी, ये क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे रेस है, लोगों की डिफरेंट रेसेस होती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, लैंग्वेजेस उनके डिफरेंट होते हैं और उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। सो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग, लीडिंग एंड सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो बैकग्राउंड्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्रॉस कल्चरल जो सी मैनेजमेंट है ये दो लेवल्स के ऊपर हो सकती है। या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर या हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी कंपनी की बात करें या किसी सोसाइटी की बात करें, फॉर एग्जांपल कनाडा, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डिवर्स जो सी वर्कफोर्स वहाँ पे मौजूद है, लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस लेक्चर के थ्रू आउट हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट की, और एचआर को हम लेके चलेंगे कि एचआर की कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, या एचआर के जो से टारगेट्स हैं या विजन है कंपनी का क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वो क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नीड फॉर क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। तो आखिर क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है वाइडर कस्टमर रीच। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। एक तो ये केसेस है कि कंपनी ने डिवर्स वर्कफोर्स हायर की हुई है, कंपनी उनको मैनेज कर रही है। तो कंपनी अगर अपने ही कंट्री के अंदर काम कर रही है और उनकी वर्कफोर्स ज़रा डिवर्स है, उनके कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, लोगों के कस्टम्स डिफरेंट है, रिलीजन्स डिफरेंट है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड ये कि कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाके अपनी ब्रांचेस ओपन कर रही हैं, वहाँ पे अपने यूनिट्स को एक्सपैंड करी है। तो अब उन्होंने नई कंट्री के अंदर जाके अपने बिजनेस को जब एक्सपैंड करना है तो लाजमी बात है वर्कफोर्स वहाँ की होगी, उन्हीं लोगों के अंदर जाके उन्होंने सेल्स अपनी करनी है, उन्हीं लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन करना है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कंपनी की विद इन द कंपनी जो सी है वो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट है और उसकी नीड आएगी, और सेकंड ये कि कंपनी जब किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके काम कर रही है। तो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है नीड वाइडर कस्टमर रीच। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि अगर कंपनी किसी और कंट्री के अंदर जाके आउट ऑफ इट्स कंट्री बाउंड्रीज जाके किसी और कंट्री के अंदर अपनी कंपनी को ओपन कर रही है या कंपनी को एक्सपैंड कर रही है, तो उसके लिए वाइडर कस्टमर रीच होगा। देन हमारे पास आता है टू बिल्ड कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो लास्ट में बात है, कम्पिटिटिव मार्केट है, तो अगर किसी कंपनी ने एक्सपैंड करना है या अपने आप को एक कम्पिटिटिव एज देना है ओवर अदर्स कंपनीज, तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉस कल्चरल जो सी मैनेजमेंट है, उसकी जो सी वर्क फोर्स है, डिवर्स वर्क फोर्स है, उसको अच्छी तरह मैनेज करे। थर्ड पे हमारे पास आता है टू मीट ग्लोबलाइज बिजनेस चैलेंजेस। तो ये एक बिजनेस चैलेंज है, अगर क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट को अच्छी तरह नहीं किया जाता तो आपकी जो सी प्रोडक्टिविटी होती है या आपके जो सी विजन है उनको आप अचीव नहीं कर सकते। देन हमारे पास आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर क्रॉस कल्चरल मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर वर्क फोर्स जो सी काम करी थी वो डिवर्स नेचर की थी, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स, उनकी थिंकिंग जो सी टर्म्स थी, ठीक है, वो डिफरेंट थी, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल या वर्किंग स्टाइल डिफरेंट थे, तो उन प्रोजेक्ट्स की जो थी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी रेट वो ज़्यादा था, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिश चीज़ है। तो नीड क्या है, इंप्रूव आपने करना है परफॉर्मेंस को और प्रोडक्टिविटी को। हार्नेसिंग एंड ट्रेनिंग डिवर्स टैलेंट, आपने जो सबका डिवर्स टैलेंट है उसको एक तो हार्नेस करना है, रिक्रूट करना है, सेकेंडली उसको रिटेन भी करना है। फॉर इम्प्रूव कोलेबोरेशन एंड मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो आपने जो सी कोलेबोरेशन होगी आपकी डाइवर्स वर्कफोर्स की, उसको आपने इंप्रूव करना है, और जो सा कॉन्फ्लिक्ट है उसको आपने मिनिमाइज करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट की एग्जांपल पे, और हम यहाँ पे अली बाबा की केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। हमको पता है कि ई कॉमर्स के अंदर अली बाबा का एक बहुत बड़ा नेम है। इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी जो सी मोर देन 240 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है, अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है।
तो अलीबाबा के एक फॉर्मर कंपनी के एग्जेक्टिव का ये कहना है कि अलीबाबा इज़ नॉट लाइक ए चाइनीज़ कंपनी, इट्स अ ब्लेंड ऑफ द गुड पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो अलीबाबा ने जब मोर देन 240 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपैंड किया तो उन कंट्रीज़ के कल्चर के रिगार्डिंग अपनी जो सी मैनेजमेंट अप्रोच थी उसको मोल्ड किया। So this blended management approach of Alibaba encouraged innovation in the company and allowed Alibaba to excel around the world. सो नेक्स्ट हमारे पास एक और केस आ रहा है जो सा कोका कोला का है, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इन अफ्रीकन कंट्रीज़। आपको पता है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर कुछ के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना और या उसको रन करना दैट कुड बी अ चैलेंजिंग टास्क। तो ये अगर आप इंटरनेट पे भी जाके क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट की कुछ केस स्टडीज़ के बारे में जानना चाहेंगे तो आपके पास कोका कोला की जो सी ये केस स्टडी है ये आपके पास लाजमी सामने आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है चैलेंजेस इन क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्टीरियोटाइप्स एंड बाइसेस हैं, डिसीजन मेकिंग डिफरेंसेस हैं। तो इनको अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है लैंग्वेज बैरियर्स। अगर किसी कंपनी की वर्कफोर्स डिवर्स है, वो मोर देन वन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी लैंग्वेजेस बैरियर्स हैं, तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के जो से मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हो सकती है। और अगर कंपनी अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंपनी के अंदर अपनी ब्रांच को ओपन करी या अपनी यूनिट को ओपन करी है तो देन तो लैंग्वेज बैरियर तो ज़्यादा हो जाएंगी अगर उन्होंने वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को सेल भी करना है। ठीक है, कस्टमर सर्विस पे वहाँ पे अगर काम करना है। नॉन वर्बल क्यूज ये होते हैं कि आप किसी के साथ वर्बली कम्युनिकेशन नहीं करें लेकिन आप उनको इशारे के थ्रू, ठीक है, हैंड गेस्चर्स के थ्रू या अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आप उनको चीज़ें अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। तो डिफरेंट कल्चर्स की जो से फेशियल एक्सप्रेशंस, जो उसके हैंड क्यूज होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के जो से क्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, डिफरेंट कल्चर्स का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। कुछ का अथॉरिटेटिव होता है, कुछ का अग्रेसिव होता है, कुछ का सप्रेसिव होता है। तो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो से कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह अगर आपकी वर्क फोर्स है, लोगों का डिफरेंट कल्चर्स के साथ ताल्लुक है, तो उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स में डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा उनके अंदर। देन हमारे पास आ रहा है स्टीरियोटाइप्स एंड बाइसेस आ रहे हैं। एथनोसेंट्रिज्म हमारे पास आ रहा है और हमारे पास अनकॉन्शियस बाइस आ रहा है। एथनोसेंट्रिज्म में ये होता है, एथनिसिटी रिलेटेड है ये थोड़ा सा। इसमें ये होता है कि आप किसी को अपने साथ, अपनी जो सी आपका कल्चर है उसके साथ किसी और के कल्चर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो लाजमी बात अपने कल्चर की तो आदमी को, किसी भी शख्स को पॉजिटिव ही चीज़ें नज़र आती हैं, तो जबकि दूसरे के नेगेटिव ही नज़र आते हैं। तो एथनोसेंट्रिज्म में ये होता है कि आप अपने कल्चर को किसी दूसरे के कल्चर के साथ या एक के कल्चर को दूसरे के कल्चर के साथ आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें यूजुअली इसको नेगेटिविटी की ही टर्म में लिया जाता है, क्योंकि अगर आप अपने कल्चर के साथ किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो अपनी आपको पॉजिटिव चीज़ें नजर आएंगी जबकि दूसरे की आपको नेगेटिव चीज़ें नजर आएंगी। अनकॉन्शियस बायस होता है, इसमें आपको कॉन्शियसली आप किसी के साथ बायसनेस तो नहीं करें लेकिन कुछ सोसाइटी की नॉर्म्स होती हैं या आपके एक पहले ही आपकी एक नॉर्म बना दी होगी, ये आपकी थ्रू आउट द आपकी जो सी ट्रेनिंग हुई है वो इस तरह हुई है कि किसी स्पेशल सोसाइटी या किसी कल्चरल के लोगों के बारे में आपकी ये हुई है, नॉर्म्स आपको पता है उनके बारे में। फॉर एग्जांपल कोई अरेबियन कंट्री है या अफ्रीकन कंट्रीज है तो आपको बेशक आपने उनके साथ कभी काम नहीं किया लेकिन आपकी सोसाइटी ने पहले ही एक नॉर्म बना दी हुई है कि ये लोग इस तरह के होते हैं। तो अनकॉन्शियस जो सी बाइस आती है वो भी यहाँ पे आ सकती है। डिसीजन मेकिंग डिफरेंसेस इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिविज्म, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पे एक चौंसा बंदा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको अहमियत दी जाती है। कहीं पे कलेक्टिविज्म की जो सी अप्रोच होती है, इज्तिमाई जो सी सोच होती है उसको दी जाती है। पावर डिस्टेंस में ये होता है कि गैप होता है जो सी आप इस तरह कह लें कि जो से गरीब होते हैं वो गरीब होते हैं और अमीर जो से होते हैं अमीर होते हैं, और इन दोनों के दरमियान गैप होता है। इसी तरह जो सी पावर पॉलिटिक्स होती हैं, कुछ पावर पे होते हैं, एक आपका तबका पावर के ऊपर होता है, सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी, और एक आपका सेक्शन ऑफ स्टेटस जो होता है वो लो पावर डिस्टेंस पे होता है, एक आपका हाई पावर डिस्टेंस पे होता है। तो पावर डिस्टेंस कुछ सोसाइटी से होते हैं जहाँ पे पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपको इश्यूज आ सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस, डिफरेंट कल्चर्स की रिस्क टॉलरेंस डिफरेंस हो सकती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिस्क इन क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, ये चैलेंजेस ही हैं। तो फर्स्ट तो हमने ज़रा रिस्क चैलेंजेस की बात की, लेकिन रिस्क कौन से और भी हो सकते हैं। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी आपका हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेंड कर सकते थे किसी कंट्रीज़ के अंदर अपनी ब्रांच को तो ये आपके लिए मिस अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपने कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ से निकल जाती है। डैमेज टू ब्रांड रेपुटेशन ड्यू टू कल्चरल इनसेंटिविटी, ये हो सकता है आपके लिए। बड़ी सिंपल सी अगर एग्जांपल है, अगर आप किसी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जाके वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड आपके खिलाफ कोई कंपेन चल पड़ती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर आपका ब्रांड इस तरह के वो उस मुल्क के अंदर कोई एक ब्रांड आपका एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपके दूसरे ब्रांड्स के खिलाफ भी आपकी कंपेन चल जाती है और लोग आपका बाइकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने उनके कल्चर को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं किया।
लीगल एंड एथिकल एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, तो ये भी यहाँ पे हो सकती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। तो कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको एचआर डिपार्टमेंट या कंपनी की जो सी मैनेजमेंट है वो उनको अडोप्ट करके क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट के प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकती है कंपनी के कल्चर के अंदर। तो फर्स्ट हमारे पास आता है डेवलप कल्चरल अवेयरनेस। तो एक नो आपने कल्चरल अवेयरनेस जो सी है वो अपने बनानी है कंपनी के अंदर, कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर। इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग से आपने ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं, रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं टू एजुकेट योर सेल्फ। एक तो अपने आप को एजुकेट करना है कि आपको पता हो कि इस कल्चरल मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, एंड योर टीम अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। एम्ब्रेस ओपन कम्युनिकेशन, जो सा कम्युनिकेशन है थ्रू आउट द कंपनी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ओपन होनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देन प्रमोट कल्चरल सेंसिटिविटी, क्योंकि जो सी आपकी वर्क फोर्स है वो डिवर्स वर्क फोर्स है, तो आपको कल्चरल सेंसिटिविटी जिसके फैक्टर्स होते हैं, फोस्टर एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट दैट रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज डाइवर्सिटी। तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो सा एक रिस्पेक्ट करे डाइवर्सिटी के अंदर। सेकेंडली आपको जो सा कल्चर के अंदर आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने किसी और कंट्री के अंदर जाके काम करें, तो आपको उनकी जो सी कल्चरल बैकग्राउंड्स की जो सी हिस्ट्री हैं, जो उनकी जो सी नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो उनकी जो सी वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अडॉप्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को आप अडॉप्ट करें। बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्ट योर मैनेजमेंट स्टाइल टू सूट द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसमें यह है कि अगर आपका मैनेजमेंट स्टाइल पहले ज़रा डिफरेंट था और आप नेक्स्ट आप जो सी वर्कफोर्स, फॉर एग्जांपल आप डिवर्स वर्कफोर्स आप हायर करें या किसी और कंट्री के अंदर जाके आप काम करें, तो अपने मैनेजमेंट स्टाइल को थोड़ा सा आप चेंज करें, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ। बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, सो दैट इज़ ईजी। आपने इन्वेस्ट करना है बिल्डिंग रिलेशनशिप में और ट्रस्ट बिल्ड करना है विद इन द ग्रुप्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं। वॉच फॉर अनकॉन्शियस बाइस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इमीडिएटली, जो से कॉन्फ्लिक्ट्स अगर विद इन द वर्कफोर्स कुछ आ रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द आप उनको रिजोल्व करें। एड्रेस क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी काम कर रही है और कोई क्रॉस कल्चरल का कोई इशू आ जाता है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप उसको एड्रेस करें। इन्वेस्ट इन टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, ऑफर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, बेटर रेपुटेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करके कंपनी की जो सी रेपुटेशन है या उसके कम्पिटिटिव एज है वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। बेटर रेपुटेशन उसकी होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट होगी, ग्लोबल बिजनेस सक्सेस होगी उसको, इम्प्रूव्ड कोलेबोरेशन होगी विद इन द वर्क फोर्स, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी होगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्टाइल्स होंगे, सॉरी कम्युनिकेशन होगी, ईजी होगी कम्युनिकेशन, कल्चरल ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस वो कंपनी के अंदर होगी, एनहेंसिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये बात इस्टेब्लिश है कि जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिवर्स वर्कफोर्स काम करती है उनमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी और उनकी प्रोडक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोजेक्ट जहाँ पे एक ही कल्चर के लोग काम कर रहे हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होती है। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर टुडे। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।